नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि मतदाता सूचियों को लेकर आपको खबर दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए जम्मू के अंदर किस तरह से ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। जम्मू कश्मीर में नए वोटरों की संख्या 7 लाख पहुंचने की संभावना है। मतदाता सूचियों की रिवीजन एक्सरसाइज का काम यहां पर पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और जम्मू कश्मीर का चुनाव विभाग जल्द नई सूचियां जारी करेगा और स्थानीय बनाम बाहरी की राजनीति करने वाले चारों खाने निश्चित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, हर किसी की नजर चुनाव पर टिकी हुई है कि आखिर कब चुनाव आयोग जो है वो यहां पर चुनाव घोषित करेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में नए वोटरों की संख्या 7 लाख पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ये वोटर किस तरह से बढ़ेंगे ये देखने की बात है और जानने की जरूरत। लेकिन मतदाता सूचियों की रिवीजन एक्सरसाइज का काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और जम्मू कश्मीर का चुनाव विभाग जल्द नई सूचियां यहां जारी करेगा और नई सूचियां जारी करने के बाद किस तरह से सूरत-ए-हाल कश्मीर के अंदर रहेंगे, जम्मू के अंदर रहेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि स्थानीय बनाम बाहरी की राजनीति करने वाले चारों खाने निश्चित होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर निशाना साध रहा था कि आखिर 25 लाख वोटरों की जो बात सामने रखी जा रही थी वो किस तरह से संपन्न होगी। लेकिन अब यहां 7 लाख जो संख्या है वो पहुंचने की संभावना लगातार जताई जा रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव विभाग जल्द नई सूचियां यहां पर जारी करेगी और स्थानीय बनाम बाहरी राज्यों की जो रणनीति करने वाले लोग हैं उनके कहीं ना कहीं आप देखिए चारों खाने चित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से सवालिया निशान इस खबर पर हर बार लगता आया है कि किस तरह से वोटर लिस्ट जो है वो जारी होगी, लेकिन महज आप देखिए संभावना जताई जा रही है कि 7 लाख नए वोटरों की संख्या पहुंच सकती है। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी? आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश आज हो सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 7 लाख के करीब नए वोटर्स के जुड़ने की संभावना है। यानी कि नए वोटर्स जो हैं उनकी संख्या, जो कि एक लंबे अरसे से बहुत ही लोगों में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि 25 लाख के करीब आंकड़ा पेश किया जा रहा था, परंतु जम्मू कश्मीर यूटी में 7 लाख नए वोटर्स के जुड़ने की बात आ रही है। और आपको बता देना चाहते हैं कि टोटल अगर मैं वोटर्स की बात करूं यूटी में अब कितने हो जाएंगे, 83 लाख के करीब टोटल यूटी से जो पहले के वोटर्स हैं प्लस नए वोटर 7 लाख को इंक्लूड करके जो आंकड़ा बन रहा है वो है 83 लाख। और उसके साथ साथ ऋतिका, जिस तरह से विपक्ष भी आरोप लगा रहा था कि बाहर से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हें भी वोटर बनाने की कोशिश जो है वो हो रही है, यानी पूरी तरह से निशाना साधता हुआ नजर आया। क्या लगता है कि ये जो 7 लाख वोटर सामने आएंगे इसमें किस तरह से वोटर लिस्ट जो है वो जारी होगी, कौन कौन लोग यहाँ पर वोटर लिस्ट के अंदर रहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि 3 साल के अंतराल के बाद ये जो इलेक्टोरल पब्लिश की जा रही है, 3 साल के लंबे अंतराल के बाद, तो ऐसे में 7 लाख नए वोटर्स का नाम आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो जो पहले कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से भय पैदा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं विधानसभा सीटों की बात करूं, कश्मीर और जम्मू की बात करना चाहूंगी। कश्मीर में 47 के करीब विधानसभा सीट दी जा रही है और जम्मू में 83। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल रिवीजन के लिए 20 डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर में डेजिग्नेट किए गए थे एज ए डीईओ और साथ ही साथ 13,000 कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। और ये जो लास्ट समरी रिवीजन है 2018 में हुई थी और अब जाके 3 साल का लंबा अंतराल है। तो ऐसे में 7 लाख वोटर्स का जुड़ना कोई असामान्य सी बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। विपक्ष की तरफ से ये भी निशाना साधा गया था कि बाहर से लोगों को ट्रेनें भर भर कर लाया जाएगा और वोट यहाँ पर डलवाए जाएंगे, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि ये भय जो है ये आम जनता के मन में भी बैठ चुका था, क्योंकि बहुत से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों ने ये 25 लाख वोटर्स के मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया था। तो ऐसे में लोगों को भी लगने लगा था कि सच में क्या बाहर से वोटर्स को लाया जाएगा और वो लोग भी यहाँ पे आगे वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। परंतु ये जो आंकड़ा पेश किया गया है इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि यहाँ पे बाहर के वोटर्स को कहीं से भी एड ऑन नहीं किया गया है। 7 लाख जो वोटर हैं वो 3 साल के अंतराल के बाद यानी कि जम्मू कश्मीर के ही सिलसिले होंगे। और जो नई सूची जारी की जाएगी उसकी तारीख की कोई घोषणा अभी तक हो पाई है कि कब तक वो सूचियां जारी हो जाएंगी? ऋतिका, आवाज आ रही है? जी, सूचियां जारी करने की तारीख कोई सामने आ पाई है अभी तक?
जी, आपको बता देना चाहते हैं कि एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं बताई, पर आज के लिए जरूर कहा जा रहा है। और इसी के साथ इलेक्शंस को लेके भी थोड़ा सा डाउट लोगों के मन में कि आखिरकार इलेक्शन कब करवाए जाएंगे। तो आपको बता देना चाहते हैं अभी फिलहाल में इस साल में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कड़कती सर्दियों की वजह से, जो कि मार्च तक चलने वाली हैं, मार्च के बाद जरूर चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्शन करवाई जा सकती हैं। और जो सूचियों की बात है वो भी जल्द सबके सामने दिखा दी जाएगी। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि अहम खबर पर रितिका जो है वो नजर बनाई हुई थी, जहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से किस तरह से बात सामने रखी गई है कि 7 लाख वोटर्स की जो संभावना है वो जताई जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग चुनाव को लेकर कब तक यहाँ फैसला सामने रखेगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ से आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं कि किस तरह से एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है जिला कठुआ के अंदर, जहां पर आप देखिए अटैच किस तरह से यहाँ पर कर दिया गया है रहबरे तालीम के टीचर को। कठुआ में पिछले 15 सालों से अटैच है यहाँ पर एक रहबरे तालीम टीचर, और बोर्ड पंचायत के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में ये टीचर जो है वो तैनात किया गया था। नए कानून और नियमों की सरेआम यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मात्र 3 टीचरों के सहारे ही स्कूल चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट और खबर को दुरुस्त कर आपको बताते चले कि कठुआ में पिछले 15 सालों से रहबरे तालीम के टीचर जो है वो अटैच हैं और बोर्ड पंचायत के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में यहाँ पर इस टीचर को तैनात किया गया था और नियम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मात्र 3 टीचरों के सहारे ही स्कूल चलाया जा रहा है। तो सवालिया निशान यहाँ पर शिक्षा विभाग पर भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि पिछले 15 सालों से यहाँ पर रहबरे तालीम के जो टीचर हैं उन्हें अटैच किया गया है। अभी तक बहाल क्यों नहीं किया गया, अलग अलग स्कूलों में क्यों नहीं भेजा गया, ये बड़ी बात, क्योंकि बोर्ड पंचायत के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर टीचर को तैनात किया गया है। और साथ ही साथ साफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं स्कूल के अंदर से किस तरह से काम वहां पर चल रहा है और मात्र 3 टीचरों के सहारे ही ये पूरा स्कूल चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान शिक्षा विभाग पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, पिछले 15 सालों से रहबरे तालीम के टीचर यहाँ पर अटैच हैं, अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आशा, मैं आपको बताऊं कि इस टीचर पर जो ये राहुल गुप्ता नाम का ये टीचर है, ये बोड़ा पंचायत में ये पुनैल गांव में लगा था 2005 में। रहबरे तालीम के तहत इसकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन उसके बाद की इसने वहां पे, क्योंकि वो काफी दूराज का इलाका था, वो वहां पे जाना इसने मुनासिब नहीं समझा और ये कठुआ में आकर ये डीसी ऑफिस के चक्कर लगाता रहा और कहीं ना कहीं जुगाड़ में रहता था। कभी एक महकमा, कभी दूसरे महकमे में अटैचमेंट। तो 2016 के बाद ये इसने एक केएस जो डीओ थे इलेक्शन सेल में, उनके साथ काम करते हुए उनके लिए ये इलेक्शन सेल में अटैच हो गया और तब से वहां पे इलेक्शन सेल में ही काम कर रहा है। और पीछे कोविड का टाइम था, उस दौरान भी इसने काफी लोगों को हरास करने का काम किया और कोविड की ड्यूटी का इंचार्ज बना हुआ था और लोगों को इसने बाहर जो ऑफिस के बाहर उनको डीसी कठुआ का पीए बताता था और ये वहां पे जाने का नाम ही नहीं लेता। काफी लोग, जब से मैं वहां पे स्कूल में गया था और उसके बाद लोगों को जो आसपास के गांव के लोग हैं उन्होंने काफी हमारी सराहना की। पहली बार इस दूर दराज के इलाके में, कोई 10-15 इलाके में कोई मीडिया वाला वहां पे गया। किसी प्रशासनिक आला अधिकारी की तरफ से कोई कार्यवाही की गई? जब मैं कल डीसी राहुल पांडे जी से मिला और उनसे बाइट लेने की, तो उन्होंने मुझे कहा कि बस आप इसका नाम बता दीजिए, हम इसको वापस कर देंगे। उन्होंने उनसे बाइट लेने की भी कोशिश की कि ऐसा एक तो उन्होंने कार्रवाई की, पूरा आश्वासन दिया और सीओ कठुआ से मेरी बात हुई। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ऐसा टीचर जिसके खिलाफ पंचायत के सभी बाघ दिवस पर और बैक विलेज और जितनी पंचायत की ग्राम सभा में भी रजिस्ट्रेशन इसके पास जो इसके खिलाफ पड़ा हुआ है और अभी तक ये कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि ये चमकाता था कि मैं डीसी ऑफिस में बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एक टीचर जो है वो यहाँ पर कार्यवाही को अंजाम देता रहा। फिलहाल आला अधिकारियों की तरफ से ये कह दिया गया है कि कार्यवाही की जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से खबर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अतिक्रमण के हवाले से आपको खबर दिखा रहे हैं और सांबा के सीमावर्ती मार्गों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम अब शुरू कर दी गई है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी प्रशासन ने इस अभियान को शुरू कर दिया है। अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन का
डंडा यहां पर चल रहा है और डीसी के निर्देश पर कई विभाग हरकत में आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर डीसी जो है वो किस तरह से निर्देश देती हुई नजर आई और अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन का ये डंडा चलता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अवैध तरीके से कहीं पर भी किसी ने गाड़ी यहां पार्क की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी प्रशासन ने अपना अभियान तेज कर दिया है और सांबा के सीमावर्ती मार्गों से अतिक्रमण हटाने की भी मुहिम लगातार तेज हो गई है, क्योंकि बीच में आप देखिए किस तरह से अतिक्रमण जो है सीमावर्ती मार्गों पर भी किया गया है। इस पर से भी अतिक्रमण को हटाने की पूरी तरह से कवायद शुरू हो गई है और डीसी के निर्देश पर विभाग अब हरकत में आ गए हैं और अलग अलग विभाग जो है वो अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विभागों के अंदर कहीं ना कहीं हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। डीसी की तरफ से सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि अतिक्रमण जहां पर भी हुआ है उसे हटा लिया जाए। अतिक्रमण हटाने की मुहिम अब शुरू कर दी गई है और जम्मू पठानकोट हाईवे पर प्रशासन ने इस अभियान की शुरुआत कर दी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जमीनी सतह पर इसका कितना फायदा आम जनता को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त साफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन लगातार अब अपना डंडा चलाता हुआ नजर आ रहा है और डीसी के निर्देश को मद्देनजर रखते हुए काम हर एक विभाग जो है वो करता हुआ नजर आया। लेकिन इससे पहले आप देखिए कई तरह की परेशानियां जिला सांबा के अंदर लोगों को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन उस बीच में सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाकों को मद्देनजर रखते हुए कई तरह की सुविधाएं आम जनता को वहां पर फराहम कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन सीमावर्ती मार्गों से अतिक्रमण हटाने की अब मुहिम तेज कर दी गई है कि जहां पर भी अतिक्रमण किया गया है सीमावर्ती इलाकों के अंदर जो रास्ते जा रहे हैं उस पर अगर कोई भी अतिक्रमण हुआ है तो उसे पूरी तरह से यहां पर हटाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जब भी अतिक्रमण हटाया गया है तो उस पर आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेंगी। लेकिन साथ साथ में ये देखिए कि जिस तरह से डीसी की तरफ से निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं, कई तरह के सवालिया निशान पुलिस पर भी लगते रहे, उसके साथ साथ बिजली पानी वाले विभाग पर भी लगते रहे और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि रोड विभाग पर भी जिस तरह से सवालिया निशान लगते रहे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए डीसी सांबा जो है वो हरकत में आई हैं। निर्देश उन्होंने यहाँ पर जारी कर दिए हैं कि हर एक डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करेगा और साथ ही साथ सख्त निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए। लेकिन आज आप देखिए किस तरह से लगातार कार्रवाई को अंजाम देते हुए विभाग नजर आ रहे हैं। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की मुहिम को यहाँ पर तेज कर दिया गया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर एक जॉइंट ड्राइव चलाई गई है जिला प्रशासन सांबा की, जिसमें म्युनिसिपल सांबा की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें और उसी के साथ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ सांबा पुलिस की बात करें तो ये ड्राइव चलाई गई है और तमाम उन दुकानदारों को भी चालान काटे गए हैं जिनकी दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर रॉन्ग पार्किंग गाड़ियों की है और उसी के साथ साथ जिसमें ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वाले तमाम लोग जो ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं या ओवरलोडेड गाड़ियां चला रहे हैं उनके भी चालान यहाँ पर काटे जा रहे हैं। और खासतौर पर जिस तरह से शहर की व्यवस्था इस समय पूरी तरह से चरमरा चुकी है, ट्रैफिक कंजेशन इतना ज्यादा है कि यहाँ पर आए दिन सड़क हादसा में देखने को मिलते हैं, तो रॉन्ग पार्किंग को लेकर यहाँ पर लोगों को अवेयर किया गया है, उनके चालान काटे गए हैं और छोटी बड़ी गाड़ियों के भी यहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं। और जिन्होंने दुकानदारों ने एनक्रोचमेंट दुकानों के बाहर की है उनको भी लगातार नसीहत दी जा रही है कि आपकी वजह से ही जो शहर की व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, ट्रैफिक यहाँ पर पूरी तरह से कंजेशन जो वो देखने को मिलती है, उसी को लेकर ये बड़ी ड्राइव चलाई गई है। लेकिन हमने कुछ सवाल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी दागे हैं कि आप लोग एक दो दिन ये ड्राइव चलाते हैं और ये दिखाने की आप कोशिश करते हैं कि देखिए हम कितना काम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने उनसे डोर टू कहा कि क्या ये ड्राइव आगे भी चलाई जाएगी, उन्होंने ये कहा कि हम लगातार पिछले 15 से 20 दिनों से ये ड्राइव चला रहे हैं और आंखें तब खुली है प्रशासन की जब दो बड़े सड़क हादसे यहाँ पर पेश आए सांबा में, जो हाईवे पर आपने देखा कि कीमती जानें चली गई और कई लोग उसमें घायल हुए। उसी को लेकर हमने उनसे लगातार ये पूछा और उन्होंने ये दावा किया कि हम ये ड्राइव आगे भी चलाएंगे। लेकिन ऋषि, जिस तरह से आपने खुद ही यहाँ पर सवाल छोड़ दिया है कि जब कोई हादसा पेश आता है तो विभाग हरकत में आता है और उसके बाद आंखें मूंद कर वो चुपचाप यहाँ पर तमाशा देखता है, मूक दर्शक बन जाता है, क्या लगता है कि अलग से समय निकालना चाहिए, या तो आप हफ्ते में इस तरह से ड्राइव चलाइए या महीने में एक बार ड्राइव चलाइए? मतलब कहने का ये है कि एक पूरी तरह से मसौदा तैयार करने की जरूरत है, रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है कि कब कब आपको लोगों को यहाँ पर लाभ इन बातों का, इन चीजों का देना है, गाइडलाइंस का ध्यान रखने की जरूरत है। बताना चाहता हूँ, जब ये सड़क हादसे दो पेश आए थे उससे पहले अगर ड्राइव चलाई जाती तो ये शायद हादसा नहीं आता, क्योंकि हमने मैक्सिमम देखा कि जो सुपरफास्ट बस है जम्मू कठुआ रूट पर चलने वाली, उसके अंदर एक स्पीड गवर्नर रहता है। स्पीड गवर्नर एक मात्र खिलौने की तरह अंदर टांग दिया जाता है, उसको इंस्टॉल नहीं किया जाता और लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखाया जाता है कि हमने स्पीड गवर्नर लगाया है। देखिए, स्पीड गवर्नर का काम ये रहता है
कि वो स्पीड को कंट्रोल करता है, आपकी स्पीड की एक लिमिट बन जाती है। लेकिन जब आप स्पीड गवर्नर को कनेक्ट ही नहीं करते हैं तो आपकी स्पीड जो वो अनियमित रहती है, अनलिमिटेड हो जाती है और काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चलती है। इसी को लेकर प्रशासन के ऊपर भी हमने ये सवाल उठाए कि अगर आपको पता था कि पहले भी इस तरह की चीजें पेश आई हैं, स्पीड गवर्नर होने के बावजूद भी उसको इंस्टॉल नहीं किया जाता, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? लेकिन अब हरकत है जब हादसे यहाँ पर पेश। चले खैर ऋषि, देर आए दुरुस्त आए, मगर आए तो सही, लेकिन इसी तरह से बार बार जो काम है वो करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि अतिक्रमण को हटाने के लिए किस तरह से मुहिम यहाँ तेज कर दी गई है। और उसके साथ ही आपको ये बताते चले कि डीसी की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि आखिर किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देना है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलेंगे और रामबन से भी आपको खबर दिखाते चले कि शिक्षा विभाग किस तरह से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। समग्र के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को कितना लाभ मिल पा रहा है कि अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिला सांबा के अंदर से अब आपको खबर दिखाना बहुत जरूरी था कि आखिर समग्र अभियान की शुरुआत यहाँ पर किस तरह से हुई है। रामबन में समग्र शिक्षा अभियान के फंड यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं लग पा रहे हैं, उसका फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है और सही ढंग से अमल में नहीं यहाँ पर योजना जो है वो लाई जा रही है। तो डीसी ने शिकायतों का संज्ञान लेकर एक्शन लेने का भरोसा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर रामबन में समग्र शिक्षा अभियान के फंड का सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और सही ढंग से जब इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो आप समझिए कि योजना किस तरह से ग्राउंड में अमल में लाई जाएगी। क्योंकि एक बड़ा दावा जो सरकार की तरफ से पेश किया जाता है कि परियोजनाएं और योजनाएं आम जनता की भलाई के लिए चलाई जा रही हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं यहां पर फराहम कराई जा रही हैं, लेकिन उसका कितना लाभ जमीनी सतह पर आम जनता को और युवाओं को मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। लेकिन अब डीसी रामबन की तरफ से एक आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा, शिकायतों का संज्ञान यहाँ पर लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि समग्र शिक्षा अभियान में बच्चों को कितना फायदा होना चाहिए था, अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आया है। और इसमें कुछ सामान जो है वो बच्चों को वितरित किया जाता है, शिक्षा का सामान जो है वो वितरित किया जाता है, जिसमें किताबें आती हैं और भी कई तरह के सामान जो है वो समग्र अभियान में आते हैं। लेकिन क्या वाकई में दूर दराज के जो बच्चे हैं उन्हें इसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं, इस पर अब सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ आप समग्र अभियान यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन उसका लाभ जमीनी सतह पर कितना पहुंचता है और किस तरह से मिल पा रहा है युवकों को, ये अब बड़ी बात हो रही है। क्योंकि आप देखिए, एक बड़ा दावा तो जरूर पेश किया जाता है, लेकिन उस दावे का जमीनी सतह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और अगर उसके लिए कोई योजना यहाँ पर चलाई गई है तो पर्याप्त मात्रा में वहां तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, ये बताइए, जिस तरह से समग्र अभियान की अगर बात की जाए तो युवाओं को इसका कितना फायदा अभी तक हो पाया है, क्योंकि जो फंड्स आए हैं वो पर्याप्त मात्रा में लग ही नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां समाग्रा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ग्रांट की बात करूं मैं, जो एजुकेशन जोन के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के मुख्तलिफ जो एजुकेशन जोन से वहां तक था, लेकिन प्राइमरी स्कूल तक पहुंच है। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, हम एजुकेशन जोन रामबन की बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट एक हिस्सा है। अगर इस एजुकेशन जोन की हम बात करें, 40 हमारे पास आपका समाग्रा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ग्रांट का, तो इस यूटिलाइजेशन के, क्योंकि इस तरह पैसे हमारे पास इसकी पैसे इस तरह से खर्चना है, आपके पास मास्टर लेवल और जोनल लेवल पैसे को सर खर्च करने के लिए, और इस पैसे को अगर 28 मार्च से पहले आपको पैसे को 25 तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद अगर से हमारी नॉलेज में बात लाई गई और हमने जेडीओ अगर समय रहते इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो जाहिर तौर पर कि ये सारी पेमेंट लैप्स हो जाएगी। इस तरह से फंड्स अगर लैप्स होते रहेंगे तो फिर उसका मुख्य कारण क्या कुछ और इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि सरकार की तरफ से फंड्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगाने के लिए। जी अच्छा, मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद जो हमारी नॉलेज में चीज आई और जून के महीने में कि अभी तक वो सामान डिसबर्स नहीं हुआ था, जो 20 मार्च से पहले होना चाहिए था, 26 जून तक नहीं हुआ था। और जब हमने रामबन की जो जेडीओ है उनकी नॉलेज में बात लाई तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला 26 की डेट में और ये कहा कि 27 को तमाम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है जोन रामबन के स्कूल्स के वो आए और अपना सामान ले जाए। और फिर उसके बाद तहकीकात के लिए भी एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि ये जो इस तरह से गाइडलाइंस की वायलेशन इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो मशकूक है,
और उसके साथ साथ में अगर देर हुई है 2 महीने की तो वो क्यों हुई, उसके बाद इंक्वायरी ऑर्डर इनिशिएट किया जाता है। जब इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और उसमें एक चीज लिखी जाती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब ZDO ऑफिस रामबन से एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो उसमें ये लिखा जाता है, द इंक्वायरी कमेटी शैल गो थ्रू द डिटेल्ड इंक्वायरी एंड फर्निश द रिपोर्ट विद इन वीक्स टाइम पार्सुअली विद देयर कमेंट्स, रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये चीजें इंक्वायरी रिपोर्ट जब हमारे पास नहीं आई और अगर एक हफ्ते में इंक्वायरी कमेटी, अगर आप 30 जून को फ्रेम करते हैं तो जाहिर सी बात है एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए थी, नहीं आई। और फिर जब हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं पहुंची तो हमने आरटीआई के जरिए से इंक्वायरी रिपोर्ट मांगनी चाहिए। और जब हमें इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी है माह सितंबर की 5 तारीख को हमें इंक्वायरी रिपोर्ट मिलती है और उसमें यह लिखा जाता है कि हमने सेम वही नंबर जिसके जरिए से इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिस ऑर्डर के जरिए से हमने वो ऑर्डर मेंशन करके कहा कि इसकी हमें इंक्वायरी रिपोर्ट दे दीजिए। और उस बड़ा हैरानकुन जवाब मिलता है हमें, और ये होता है कि द कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी बाय द then ZDO was to verify the items not to conduct any detailed inquiry। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि डिटेल्ड इंक्वायरी, और जब जवाब मांगा जा रहा है तो तब कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, इसका मकसद नहीं था कि हमको डिटेल्ड इंक्वायरी करें। हालांकि 5 सितंबर को हमें आरटीआई का रिप्लाई मिलता है विद इन 30 डेज, लेकिन 8 तारीख की डेट में हमारे क्या पास लगता है नदीम की मिली भगत की वजह से ये सारा काम होता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि तार भ्रष्टाचार के साथ मिलते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आशा, ये तमाम चीजें तो मशकूक है कि एक तो आप डिले कर रहे हैं, हफ्ते की रिपोर्ट आपको 2 महीने में तैयार नहीं होती। 20 मार्च से पहले जो फंड यूटिलाइज हो जाने चाहिए थे वो आपके 27 जून तक यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद जब आप डिटेल्ड इंक्वायरी की जो है अहकामात साबित करते हैं तो आपके पास डिटेल्ड इंक्वायरी भी 2 महीने तक नहीं होती है। और अगर आरटीआई रिप्लाई में आप पहले ये साफ मना कर रहे हैं कि डिटेल्ड इंक्वायरी करने का हमारा कोई मकसद नहीं था, जबकि आपने अपने ऑर्डर में मेंशन किया है, और उसके बाद फिर 8 सितंबर 5 और 8 3 दिन के बाद आप दोबारा से एक रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, और इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी आपके पास 2 हैं। एक इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ और कह रही है, दूसरी इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ और कह रही है। तो ये बीच में जो इतना तमाम चीजें हुई है, डिले किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें तो मशकूक है। लेकिन इस सब पर हमने जिला तरक्याती कमिश्नर रामन से बात की है आज की डेट में, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस मामले की तहकीकात की जाएगी कि ये कहाँ पे गलत हुआ है, क्या प्रॉपर तरीके से अगर फंड यूटिलाइज नहीं किए गए हैं, क्या टाइमली क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या वजूहात। और सवाल ही यही है कि जब फंड्स आ रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, समय रहते इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, उसका जिम्मेदार कौन है, ये अब पता लगाने की जरूरत है। तो बहुत अच्छे से यहाँ संज्ञान लेने की जरूरत है डीसी रामबन को कि आखिर कहां पर कमियां रह गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एक डिटेल रिपोर्ट किस तरह से नदीम की तरफ से सामने रखी गई है। उन्होंने साफ तरीके से बताने की कोशिश की है कि समग्र शिक्षा अभियान जो चलाया गया है वो किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट यहां पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर अब डीसी को संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर आपके क्षेत्र के अंदर ये किस तरह से यहां पर मिली भगत का कार्य जो है वो चलता जा रहा है, जिसमें युवाओं को फायदा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू शहर में लोग लगातार आवारा कुत्तों का शिकार किस तरह से बन रहे हैं वो आपको दिखाते चले, क्योंकि जम्मू के जीएमसी अस्पताल की एंटी रेबिस डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक रोजाना 40 से भी ज्यादा लोग कुत्तों या फिर अन्य जानवरों के काटने के शिकार होकर जीएमसी अस्पताल पहुंच रहे हैं, और जिनके इलाज के लिए यहां हर तरह का बंदोबस्त किया गया है। तो कुत्तों द्वारा काटे जाने की सूरत में क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ वो जानकारी दे रहे हैं, देखिए। जो रेबीज के या एनिमल बाइट के केसेस जो हमारे पास डेली आ रहे हैं वो लगभग 40 से 50 नए केसेस आ जाते हैं, और इतने ही केसेस 30, 40 या 50 केसेस जो फॉलो अप में रहते हैं, जिनको कि सब्सिक्वेंट डोजेस लगनी होती हैं। तो ये जो एनिमल बाइट, पर्टिकुलरली जो डॉग बाइट की मैं बात करूंगा कि लगभग 100 में से 95% केसेस में डॉग इज द कल्प्रिट और द एनिमल जो कि बाइट करता है। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर एनिमल बाइट या डॉग बाइट हो भी जाता है तो आप सबसे पहले जरूरी है कि जख्म को जो है अच्छी तरह साफ रखें। उसको हम कहते हैं इनिशियल टॉयलेट ऑफ द वुंड। वो जो इनिशियल टॉयलेट ऑफ द वुंड है वो लगभग 80 से 90% जो है 15 मिनट लगातार नलके के नीचे चलते पानी के नीचे अगर आप जख्म को रखें तो वो जख्म में से जो वायरसेस होते हैं रेबीज के, जो नर्व के अलांग ब्रेन में चढ़ते हैं और फिक्स होके उसको रेबीज का डिजीज करते हैं, वो निकल जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं 15 मिनट का अगर हम अच्छे पानी में प्रेशर के नीचे जख्म को रखें। तो ये इनिशियल टॉयलेट ऑफ वुंड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक लाइफ सेविंग मेजर है जो हम सभी को मद्देनजर रखना चाहिए, और उसके बाद हमें हॉस्पिटल की तरफ अप्रोच करना चाहिए।
तो पुल का निर्माण कार्य न होने से जम्मू के लोअर गाड़ीगढ़ में ही लोगों में भारी नाराजगी जो है वो देखी गई है। लोग काफी रोष में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2 साल पहले बरसात में आई हुई बाढ़ के दौरान ये पुल बह गया था, लेकिन अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इन लोगों के मुताबिक ये पुल यहां एसडीएम कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग को भी जोड़ता था। अब इस कार्यालय में आने वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਐਸਟੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਠ ਬਣਦੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲ ਦੇ ਬੱਚੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਲੋਰ ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਚੌਕੀ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਆ ਪਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਲੀਡਰ, ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਆ ਪਏਗਾ, ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਥੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਪੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ ਪੁਲ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। लेकिन इस पुल ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਈ नहीं। अगर 2 साल से टूटा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। हफ्ता पहले कोई आए थे, जेसीबी लगाई थी, बोल रहे थे सैंपल लेना कुछ, उसके बाद बिल्कुल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। सभी लोगों को दिक्कत आ रही है। ये पास में पुलिस स्टेशन है, ये पास में एसडीएम ऑफिस है, कौन सी स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं? हमें तो कोई दिख नहीं स्मार्ट सिटी। खाली गांधीनगर में स्मार्ट सिटी है, ये गाड़ीगढ़ म्यूनसिपैलिटी में नहीं पड़ता क्या? यहाँ लोग नहीं रहते सर, कितने गाँव बढ़ते हैं, कितने लोगों की आवाजाही यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल में, लेकिन सर कोई हमारी सुन नहीं रहा। हमारे यहाँ के जो एमएलए कविंद्र गुप्ता जी, उनके पास भी गए, लेकिन कुछ नहीं सर, अभी तक कोई कामकाज कुछ नहीं हो रहा। जीरो डेवलपमेंट है सर इस हमारे गाड़ीगढ़ एरिया में। सरकार से यही हमारी प्रार्थना है कि प्लीज यहाँ पे देखें, हमारे इलाके में कोई दोनों पुल टूटे हुए हैं, एसडीएम ऑफिस वाला भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, लेकिन कोई अभी तक 2 साल हो गए, लगभग 2 साल। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।